तो लेट एज प्रेगनेंसी Yes. या फिर प्रेगनेंसी ना करना ब्रेस्ट एक कैंसर का कारण है। रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। 20 to 30% केसेस जो हैं वो लाइफस्टाइल एसोसिएटेड है ब्रेस्ट कैंसर में। जैसे हम कहें लेट मैरिज, लेट प्रेगनेंसी, लाइफ लॉन्ग किसी लेडी ने 1 ईयर तक अपना ब्रेस्ट फीडिंग कराया है तो इट गिव्स अ प्रोटेक्शन ऑफ नियरली 20%। पहले जो शादियां समय पर होती थी, बच्चे समय पर होते थे, तो क्या वो कुछ हद तक कैंसर के इंसिडेंट से बचा रहा था महिलाओं को? Definitely, 30 to 40% working ladies, especially at the night shifts, have been shown to have a metabolic syndrome. तो जो लोग बहुत कॉन्स्टेंटली नाइट शिफ्ट करते ही हैं, उनको आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? They should do some sort of a physical activity during their work hours also. जी। At least they should walk. बहुत सारे कैंसर के केसेस में हमने देखा कि डाइट पर बहुत फोकस रहता है कि आप बहुत ध्यान से खाएं और रिस्ट्रिक्टेड रहें। यही बात ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स पर भी लागू होती है? Definitely. कोई भी रंगीन कलर के जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं उसका कंजम्पशन ज्यादा करना चाहिए। ये मंथली एग्जामिनेशन अगर लेडी स्टार्ट कर ले फ्रॉम द एज ऑफ 20 विद द ऑपोजिट हैंड 3 फिंगर्स के साथ आप सर्कुलर फैशन में इसको एग्जामिन करें। ब्रेस्ट कैंसर जो यंग लेडीज में आ रहा है, हार्मोन नेगेटिव और HER2 एक रिसेप्टर होता है वो नेगेटिव आ रहा है। फिर ट्रीटमेंट के क्या क्या विकल्प हैं? ट्रीटमेंट के विकल्प जो मेनली ब्रेस्ट कैंसर में रहते हैं वो सर्जरी। लगभग 2 लाख केसेस हर वर्ष डिटेक्ट होते हुए देख रहे हैं। भारत को कभी डायबिटीज कैपिटल कहा जाता था, फिर दिल की बीमारियां बढ़ने लगी और अब कैंसर के मामले बढ़ने लगे। हमारा मकसद ये है कि आपको हर उस बीमारी के बारे में सावधान रहना चाहिए जिसका इंसिडेंस तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि महिलाओं में कैंसर का इंसिडेंस जितना पुरुषों में है उतना ही भारत में महिलाओं में भी देखा जा रहा है। खास तौर पर गर्भाशय, बच्चेदानी का कैंसर जिसे सर्विक्स या यूट्राइन कैंसर कहते हैं, और साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर। कैसे इससे बच सकते हैं? कैसे किसी महिला को ये पता लगेगा कि उसके शरीर में जो बदलाव हैं ये किसी बीमारी के लक्षण हैं? इसके लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर डॉक्टर मनीष साहनी हैं, जो कि लंबे समय से कैंसर की फील्ड में काम कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं और कामयाबी से इलाज भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब फिलहाल कैलाश हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। तो आपके मन में जो सवाल हैं कि किसी को कैंसर कैसे हो जाता है, उसका पता कैसे चलेगा, किसको खतरा ज्यादा है, किसको कम है, इन सभी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे हमने कहा कि महिलाओं में भी कैंसर बढ़ रहा है, तो सबसे पहले तो चाहे महिला हो या पुरुष, पहली शिकायत ये होती है कि हमें कोई लक्षण तो आता नहीं और सीधे एक बार एक वर्डिक्ट पास होता है कि भाई तुम्हें कैंसर हो गया। तो क्या ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन महिलाओं के केस में भी है कि कैंसर कोई लक्षण नहीं देगा? जी, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हम हर वर्ष भारत की बात करें तो लगभग 15 लाख केसेस हम कैंसर के देखते हैं। और खास करके जो हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर और खास करके गर्भाशय जिसे हम सीए सर्विक्स बोलते हैं, कैंसर सर्विक्स, यूट्रस की माउथ का कैंसर जो है ये खास करके बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो लगभग 2 लाख केसेस या 2.5 लाख के आसपास हम केसेस हर वर्ष डिटेक्ट होते हुए देख रहे हैं, नए केसेस। और जिस ग्लोबोकॉन 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर हम प्रोजेक्टेड 2050 की बात करें तो लगभग इट विल बी गोइंग टू इंक्रीज टू डबल, मतलब कि लगभग 5 लाख केसेस ब्रेस्ट कैंसर के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या ये देखा जा रहा है, एस्टिमेटेड है कि इतने केसेस हम भारत में ही महिलाओं में देख पाएंगे। हर साल बढ़ रहे हैं। और इसके जो मेन कारण जो आप पूछ रहे हैं कि क्या लक्षण आने के पहले हमें पता लग सकता है कि सिर्फ लक्षण आने के बाद ही, ऐसा कुछ नहीं है। इनिशियली लक्षण नहीं आते हैं क्योंकि अर्ली डिटेक्शन के लिए अवेयरनेस ही नहीं है सोसाइटी में, खास करके इंडिया में। तो डिटेक्शन के लिए अवेयरनेस होना है, एजुकेशन होना एक सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो स्क्रीनिंग होना चाहिए, जैसे कि सिंपल स्क्रीनिंग, मेमोग्राफी जो है हमें बहुत चीजें बता सकती हैं इनिशियली अर्ली डिटेक्शन के लिए कि ब्रेस्ट में क्या चेंजेस आ रही हैं, सो दैट उसको फर्दर हम इवेल्युएट या चेकअप करा सके। बट प्रॉब्लम ये है कि स्क्रीनिंग के लिए भी यूनिवर्सल प्रोटोकॉल जो भारत गवर्नमेंट द्वारा जो लागू तो किया गया है, बट इम्प्लीमेंटेशन होने में या तो ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है, खास करके रूरल एरियाज, क्योंकि 70% पॉपुलेशन रूरल है। और रूरल में जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं या सब्सिडरी हेल्थ सेंटर्स हैं, वहां या तो ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है जो प्रॉपर स्क्रीनिंग को इसको एग्जामिन कर सके, या रेफरल के लिए जो हमें कहा जाता है इसे हब एंड स्पोक मॉडल जिसे हम बोलते हैं, कि बेसिकली वहां से रेफरल जो होना चाहिए टू द हब, दैट इज टू द सेंटर, जहां पर इसकी स्क्रीनिंग फैसिलिटी जैसे मेमोग्राफी कराने की जो फैसिलिटी है उसके लिए या तो पेशेंट के पास पैसे नहीं है, वो इनइक्विटी आ रही है, या पेशेंट्स मोटिवेटेड नहीं है। तो पहली चीज मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा ब्रेस्ट कैंसर के भी इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं लाइक एनी अदर कैंसर,
क्या गांव की आबादी में ज्यादा देखने को आ रहा है या अर्बन पॉपुलेशन में? दोनों में ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पर दोनों के कारण बिल्कुल अलग अलग है। अच्छा। रूरल एरिया का तो मैंने जो आपको खास करके बताया, महिलाओं में अवेयरनेस ही नहीं है, फर्स्ट। सेकंड, कि वहां पर अवेलेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्क्रीनिंग बाय द ट्रेन्ड हेल्थ स्टाफ वो नहीं है। दूसरा, इक्विपमेंट की कमी होने के कारण भी ये प्रॉब्लम आ रही है। और थर्ड, कुछ सोशल स्टिग्मा और कल्चरल बैरियर्स भी हैं। मींस लोगों को अगर कहा जाए कि मास स्क्रीनिंग हो रहा है, और जैसे मोबाइल बसेस हैं आजकल, स्क्रीनिंग बसेस, कि वहां मेमोग्राफी करिए, तो कुछ कल्चरल बैरियर्स जैसे मुस्लिम लेडीज होती हैं वो थोड़ा अवॉइड करती हैं, या कुछ और रिलीजियस बैरियर्स होते हैं जहाँ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ज्यादा है, वहां लेडीज में कहा जाए कि स्क्रीनिंग मेमोग्राफी आप 40 की एज से स्टार्ट कराइए और कराइए। आई डोंट थिंक कि वहां पर इन सब चीजों का इतना मोटिवेशन है। अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें तो खास करके अर्बन लेडीज एजुकेटेड तो हैं, बट द प्रॉब्लम इज द लाइफस्टाइल नाउ। सो हम अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो 20 to 30% केसेस जो हैं वो लाइफस्टाइल एसोसिएटेड है ब्रेस्ट कैंसर में। जैसे हम कहें लेट मैरिजेस, मैरिज लेट प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी, क्योंकि कहा जाता है कि अगर 30 के बाद, और इवन द स्टडीज हैव शोन कि अगर डिलेड प्रेगनेंसी हो, फर्स्ट प्रेगनेंसी और फर्स्ट चाइल्ड बर्थ हो, तो ऑब्वियसली आपका हार्मोनल एक्सपोजर, जो हमारा ब्रेस्ट कैंसर में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो एक्सपोजर है लेडी का आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ मेंसेस, जो लगभग 11 से 12 साल के बाद स्टार्ट होता है, वो काफी प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है। तो जो ब्रेस्ट कैंसर है ये हार्मोन रिलेटेड होने के कारण, एक्सपोजर ज्यादा होने के कारण, लेट चाइल्ड बर्थ होने के कारण इन सब चीजों में थोड़ा सा रिस्क पड़ता है। नंबर 2, या तो प्रेगनेंसी डिले होती है या प्रेगनेंसी कर ही नहीं रही है लेडीज। तो लेट एज प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी ना करना ब्रेस्ट कैंसर का कारण है। एक मुख्य कारण एक्सपोजर का बढ़ जाता है, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। रिस्क फैक्टर बढ़ना होना और हो जाना दोनों में डिफरेंस है। क्यों ऐसा बढ़ क्यों मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा जो लेडीज में जो ईस्ट्रोजन और जो हार्मोनल सीक्रेशन होते हैं, जो हार्मोन्स हैं, उसका एक्सपोजर ज्यादा आता है। और जो ब्रेस्ट ग्लैंड है और खास करके जो ओवरीज है या यूट्रस है, ये ऑल आर रेगुलेटेड बाय दीज टू हार्मोन्स। जी। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट में क्या है, एक तो फैट है, दूसरे ग्लैंड्स हैं जहां से मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो ग्लैंड्स की प्रोलिफरेशन होती है, मींस उसके गांठ, उसके अंदरूनी परत में बदलाव आते रहते हैं कॉन्स्टेंटली हार्मोनल एक्सपोजर होने के कारण। और प्रेगनेंसी में क्या होता है, ऑब्वियसली योर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली मेन एम यही रहता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल लाइफ लॉन्ग लेडीज को रहते हैं, वो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ हार्मोन्स की वजह से रहते हैं। तो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए जो अर्ली मैरिजेस के बाद अर्ली प्रेगनेंसीज होती है या मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं, ये इस साइकिल को ब्रेक करती है। तो ऑब्वियसली आपके हार्मोन्स जो कॉन्स्टेंटली पीरियड्स आते हैं, मेंसेस आते हैं लेडी को, वो ब्रेक होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। एंड सेकंड इज द लैक्टेशन। अब अगर प्रेगनेंसी हो भी रही है तो मोस्ट ऑफ द लेडीज इन द अर्बन एरियाज आर वर्किंग। आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा लेडीज, आई थिंक 20 to 30% लेडीज तो इवन आर नॉट इवन द ब्रेस्ट फीडिंग टू देयर चिल्ड्रन। सो लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और लेस फीडिंग। सो स्टडीज ये बोलती हैं कि अगर क्यूमुलेटिव लाइफ, क्यूमुलेटिव मतलब अगर किसी के रिकमेंडेशन तो ये है कि 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को देना चाहिए। नॉट, इट्स नॉट ओनली गुड फॉर द मदर, इट्स आल्सो गुड फॉर द चिल्ड्रन एंड ऑल्सो, बट since the ladies are working, breastfeeding may not be the total substitute. They have a substitution methods to provide the milk to the children. तो आजकल substitute artificial milk आ गए हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो पाउडर या उस फॉर्म में दिया जाता है। So वो भी एक प्रिवेंटिव मेथड है that yes, breastfeeding is a protective measure to prevent the breast cancer. So इसका मतलब पहले जो शादियां समय पर होती थी, बच्चे समय पर होते थे और एक से ज्यादा ही होते थे, 2, 3 भी होते थे, 4 भी होते थे पहले तो क्या वो कुछ हद तक कैंसर के इंसिडेंट से बचा रहा था महिलाओं को? डेफिनेटली। उसका जीता जागता एग्जांपल ये है कि अगर हम आज की डेट में देखें तो 20 to 25% लेडीज जो पहले ब्रेस्ट कैंसर हम 50 के बाद देखते हैं, आज की डेट में यंग एज में देखने लग पड़े। और खास करके हम आज की डेट में हम बात करें, हम प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी की बात करते हैं, मतलब बहुत प्रिसाइज ट्रीटमेंट देना डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। तो आज की डेट में ब्रेस्ट कैंसर इज नॉट ए सिंगल डिजीज, इट इज ए मल्टीपल डिजीज डिपेंडिंग अपॉन उसके सब टाइप्स के हैं। अच्छा। तो जो हार्मोन स्टेटस है वो डिसाइड करता है कि टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर क्या है, हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है कि हार्मोन नेगेटिव। अच्छा। सो अब ये स्टडीज ये बता रही हैं कि जो आज की डेट में लेडीज में जो ब्रेस्ट कैंसर जो यंग लेडीज में आ रहा है वो ट्रिपल नेगेटिव, मींस हार्मोन नेगेटिव और HER2 एक रिसेप्टर होता है वो नेगेटिव आ रहा है। सो मींस वो ज्यादा एग्रेसिव है, ज्यादा उग्र है। तो जो हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव डिजीज होती थी वो आज की डेट में यंग लेडीज में थोड़ा कम पाया जा रहा है। नेगेटिव डिजीज जो है हार्मोन नेगेटिव वो ज्यादा देखा जा रहा है।
जो ज्यादा खतरनाक होता जो है। ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो एक तरह से डिजीज आगे दोबारा आने का डर ज्यादा बढ़ाती है। सो ब्रेस्ट फीडिंग जो खास करके, और जो मैं मल्टीपल प्रेगनेंसी या अर्ली एज में जो थोड़ा सा मैरिजेस के बाद डिलीवरी की बात कर रहा हूँ या चाइल्ड बर्थ की बात कर रहा हूँ, ये इन सब चीजों के इंसिडेंस को कम करता है। अगर हम ये देखें कि यंग एज में आप आ रहे हैं, उसका एक कारण हम कह सकते हैं कि यस, लेट मैरिजेस, लेट चाइल्ड बर्थ, लेट लेस मल्टीपल प्रेगनेंसीज एंड ऑल्सो लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और मिनिमल ब्रेस्ट फीडिंग, ये सारी चीजें बढ़ा तो कहा यह जाता है कि अगर लाइफ लॉन्ग किसी लेडी ने 1 ईयर तक अपना ब्रेस्ट फीडिंग कराया है टू ऑल द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग 1, 2 और 3 व्हाटएवर दे हैव, अगर लाइफ, तो इट गिव्स अ प्रोटेक्शन ऑफ नियरली 20%। अच्छा। यस, सो दीज ऑल 3-4 फैक्टर्स हैव ए कंट्रीब्यूशन। बाकी कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे ड्यू टू द स्ट्रेस और ड्यू टू अदर फैक्टर्स, आज की डेट में यंग लेडीज में या यंग गर्ल्स में भी मेंसेस बहुत अर्ली आने स्टार्ट हो गए। तो अर्ली मिनार्क जिसे हम बोल देते हैं कि 10 से 11 साल की यंग गर्ल्स को, या उससे पहले भी आज की डेट में पीरियड्स का जो इनिशिएशन हो गया जी। और लेट मेनोपॉज होना मींस कईयों को पीरियड्स बंद होते होते नॉट एट द यूजुअल एज 45-50, कई बार 55 तक ही पीरियड्स चलते रहते हैं जी। सो उससे क्या होता है कि आपका जो एक रिप्रोडक्टिव लाइफ है दैट स्टार्टेड अर्ली एंड इट फिनिशेड लेट बिकॉज ऑफ दैट। सो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जितना एक्सपोजर रहता है उतना हार्मोनल एक्सपोजर आपकी ब्रेस्ट को, ओवरी को, यूट्रस को रहता है और रिस्क उतना ज्यादा बढ़ जाता है। अब एक तरफ डॉक्टर साहब गायनेकोलॉजिस्ट ये कहती हैं अर्ली मेनोपॉज हो गया तो भी प्रॉब्लम है। यस, सो अब लेट में भी प्रॉब्लम है। सो एवरीथिंग इज ए डबल एज स्वॉर्ड। जो आप बात कर रहे हैं वो फॉर द जनरल विमेन हेल्थ की बात हो रही है जी, क्योंकि these hormones also have an effect on other body parts like cardiovascular effects, bones पे, ठीक है, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए। तो these hormones maintain during the reproductive age. After that get stop, obviously थोड़ा bone density जो हमारी bones हैं वो weak होती हैं लेडीज की, थोड़ा सा जनरल जो मसल स्ट्रेंथ है that gets loosened, cardiovascular थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं because these things have an effect on the body, but there are remedies for that. जैसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है which gives a very, the gynecologist give very low dose of estrogen progesterone pills so that, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि prolonged use of hormone replacement therapy जो मेनोपॉज के बाद लेडीज ले रही हैं एट ए हाई डोज, उससे भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। सो आज की डेट में लो डोज में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, कैल्शियम सप्लीमेंट्स एंड सो मेनी अदर मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स एंड आल्सो डाइट एंड एक्सरसाइज, these contribute a good health even in the postmenopausal period. अगला सवाल सर, जैसे आपने कहा कि मैमोग्राफी आमतौर पर महिलाएं कराती नहीं है जब तक उनको कोई रीजन ना मिल जाए कराने का, उसके अलावा मान लीजिए किसी ने टेस्ट कराया ही नहीं, क्या कोई लक्षण आएंगे ब्रेस्ट कैंसर के केस में, कोई चेंजेस आएंगे जिन्हें वो महसूस कर सकती हैं? सो मैमोग्राफी तो एक बहुत एडवांस चीज होगी। सबसे पहले बात आती है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब खुद का एग्जामिनेशन लेडी अगर 20 के पश्चात स्टार्ट कर दे जी, हर मंथ, ठीक है, तो मैंने इसके लिए रूल ऑफ 3 मानता हूँ। रूल ऑफ 3 का मतलब है कि आपको 3 फिंगर्स 3 पोजीशंस में अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। फर्स्ट इन द स्टैंडिंग पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े हो। सबसे पहले आप देखें कि आपके ब्रेस्ट और निपल दोनों सिमेट्रिकल हैं, दोनों इक्वल हैं, कोई चेंज तो नहीं है साइज में या शेप में। एंड सेकंड, आर्म रेज करके देखना है कि ठीक है कि कोई निपल में डिंपल या अंदर की ओर मुड़ाव तो नहीं पड़ रहा है, या कोई ब्रेस्ट लिफ्ट तो नहीं हो रही है किसी एरिया से। और थर्ड है इन ए बेंडिंग पोजीशन। तो बेंडिंग पोजीशन में आप देख सकते हैं कि ब्रेस्ट दोनों इक्वली फॉल कर रही हैं कि कहीं कंट्रैक्शन, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं कोई इंटरनली गांठ है और वो लेडी को फील करने में मुश्किल हो रही है, कहीं की ब्रेस्ट बड़ी होती है या डेंस होती है, उसमें पेल्पेट नहीं हो सकती, महसूस नहीं हो सकती फिंगर से, तो ऐसे में आप अपना बेंडिंग में भी देख सकते हैं। और सेकंड होता है लाइन डाउन पोजीशन, मींस आप काउच पे लेटे, एक आप बाजू को सर के पीछे एबडक्ट करके रखें और विद ऑपोजिट हैंड 3 फिंगर्स के साथ आप सर्कुलर फैशन में इसको एग्जामिन करें। एंड थर्ड इज जो मैंने आपको बेंडिंग पोजीशन बताया जी, ये मंथली एग्जामिनेशन अगर लेडी स्टार्ट कर ले फ्रॉम द एज ऑफ 20, तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। लेडी को खुद को अपनी जो ब्रेस्ट का कंसिस्टेंसी है वो पता लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि कोई अपना रेगुलर ब्रेस्ट के एग्जामिनेशन करता भी होगा until unless they are aware of it। तो ये चीजों की जो अवेयरनेस है, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी एबनॉर्मेलिटी दिखे उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, स्पेशली द ऑन्कोलॉजिस्ट, जो बता सकता है कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम आगे फर्दर इवेल्युएट करने के लिए है या नहीं है। और एडवाइजेबल ये भी है कि फ्रॉम द एज ऑफ 30
जी। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसका मतलब है कि डॉक्टर से डॉक्टर से भी एक बार एग्जामिनेशन जरूर स्टार्ट करवाना चाहिए फ्रॉम द एज ऑफ, एंड फ्रॉम द एज ऑफ 40 डेफिनेटली स्क्रीनिंग मैमोग्राफी जो एक एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट होता है उसको एक रूटीनली कराएं। इट्स नॉट ए वेरी कॉस्टली, ज्यादा महंगा भी नहीं है, और आज की डेट में जगह जगह इन सब चीजों के स्क्रीनिंग पैकेजेस भी स्टार्ट हुए हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में भी इस चीज का स्क्रीनिंग पैकेज अभी विमेन हेल्थ के लिए स्टार्ट हुआ है जी। So up from the age of 40, this is for the every woman who is at a average risk of getting a breast cancer, because it's a hormone based thing which is going to affect them. मतलब इसमें लाइफस्टाइल का उतना ज्यादा रोल नहीं है जितना फीमेल हार्मोन्स जो हैं उन्हीं की वजह से हो सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर ट्रिगर हो जाए। इसी बात को थोड़ा सा मैं आगे इलेबोरेट करता हूँ, बताऊंगा कि आप बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल का। लाइफस्टाइल में हम एक तो बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी, एंड सेकंड होता है हमारा डाइट। जी। अगर हम ये दोनों चीजों को देखें, ये दोनों चीजें ही हार्मोन रिलेटेड है। पूछेंगे कैसे? मान लीजिए फिजिकल इनएक्टिविटी है या ओबेसिटी है, खास करके मीनोपॉज के बाद। मीनोपॉज के बाद तो आप बोलेंगे सर ओवरीज तो फंक्शन ही नहीं कर रही हैं, तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कहाँ से बनेगा? तो जो हमारा बॉडी का फैट एक्यूमुलेट होता है, बॉडी फैट एब्डोमेन में जो पेट के ऊपर का जो फैट जमा होता है, वो धीरे धीरे ईस्ट्रोजन बनाता है। सो मीनोपॉज के बाद भी अगर कोई लेडी का फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, या ड्यूरिंग लाइफ ऑल्सो, ऐसा नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल जब रेगुलर चल रहे हैं, रिप्रोडक्टिव लाइफ है, हिस्ट्री ठीक है, उस टाइम तो ओवरीज फंक्शनल है। ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो ओबेसिटी इज ए प्रॉब्लम, बट खास करके जो मीनोपॉज जिनका हो जाता है, आप बोलें कि अब तो हार्मोन प्रोडक्शन कम हो गया, बट उसमें ओबेसिटी एक कारण बनता है, फिजिकल इनएक्टिविटी जो है वो एक कारण बनता है। तो हम लाइफस्टाइल को ये दोनों चीजों के साथ जोड़ सकते हैं। थर्ड आ जाता है खाना, व्हाट डाइट वी हैव टू टेक। सो डाइट में कोई भी सैचुरेटेड फैट्स, मींस तला हुआ कोई भी फ्राइड फूड हो, पैक्ड फूड हो, जैसे हम चिप्स खाते हैं जिसे हम कह सकते हैं, या बर्गर, हॉट डॉग, ये ऑल दीज प्रोडक्ट्स, अलोंग विद दैट कोई भी प्रोसेस मीट, लैम्ब हो गया, पोक हो गया, मांस, मतलब कोई भी मांस हो गया, गौ मांस हो गया या लैम्ब हो गया, या ये सब चीजों में एक सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट्स की बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हाई होती है। ये सब चीजें बॉडी में ऐसे फैट्स की अकोमुलेशन करता है, इकट्ठा करता है, जो बाद में ये जाकर हार्मोन प्रोडक्शन धीरे धीरे ईस्ट्रोजन का बनाना शुरू कर देता है। तो कॉन्स्टेंटली लो डोज का इंजेक्शन आपको बॉडी में मिलता ही रहता है ईस्ट्रोजन का, टिल द टाइम ये कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट क्रिएट ना कर दे। तो ये अच्छा है, खराब है? ये खराब है, बिकॉज ये फैट एक ऐसा फैट है जो आपकी बॉडी में अकोमुलेट करके ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा। सो हार्मोन वो प्रोड्यूस करना, चाहे पीरियड्स फंक्शनल है अब लेडी के या मीनोपॉज हो चुका है, तो दोनों में ये चीजें प्रॉब्लमेटिक है। सो लाइफस्टाइल हैज गॉट एन इक्वल इफेक्ट, उतना ही प्रभावशाली है जितना कि, तभी अर्बनाइजेशन में जो नाइट शिफ्ट्स में अब देखा जा रहा है, ये भी रिसर्च हुआ है कि नाइट शिफ्ट्स में प्रॉपर फूड इनटेक ना होने के कारण, स्ट्रेस लेवल बढ़ने के कारण, जंक फूड का कंजम्पशन ज्यादा होने के कारण, ये सब चीजों की ओबेसिटी रिलेटेड टू द स्ट्रेस एंड ऑल्सो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मींस इसी से डायबिटीज हो रही है, इसी से हाइपरटेंशन हो रहा है, इसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोल देते हैं। मतलब लिपिड प्रोफाइल आदमी का डिस्टर्ब हो गया, हाइपरटेंशन अलग हो गया, और डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई, तो इसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। सो 30 to 40% वर्किंग लेडीज especially at the night shifts have been shown to have a metabolic syndrome, and और वो धीरे धीरे लाइफस्टाइल ऐसा, ये लाइफस्टाइल में आ गया है, ऐसा लाइफस्टाइल धीरे धीरे हमारे बॉडी को ना कि सिर्फ जनरल एस्पेक्ट्स, हार्ट, ब्रेन और टू द किडनी फंक्शन ऑल्सो, बट it is increasing a risk factor. It's a risk factor for the, especially for the hormone related cancers like breast or ovaries or even the endometrium. अब नाइट शिफ्ट्स की बात चली है, बहुत बार ये ऐसा हम देखते हैं, स्टडीज बताती हैं कि अगर आप बहुत लंबी नाइट शिफ्ट्स करते हैं तो आपकी बॉडी का हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता है, चाहे उसमें हार्ट हो या आप कैंसर की भी आप बात कर रहे हैं। तो जो लोग बहुत कॉन्स्टेंटली नाइट शिफ्ट करते ही हैं, उनको आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? तो मेरे लिए तो यही है, देखिए कि नाइट शिफ्ट करना कोई ऐसा नहीं है कि इट्स कि कोई प्रॉब्लमेटिक थिंग है। प्रॉब्लम इज हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स का सर्कैडियन रिदम है, मींस हमारे बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, उसका एक पर्टिकुलर पीक होता है कि दोपहर 12 बजे तक। जो आप नाइट में वर्क कर रहे हैं, आपका स्ट्रेस हार्मोन जो रिलैक्स्ड होना चाहिए, वो आपका स्ट्रेस हार्मोन सबसे पीक पे है। सो हमारा मेन एम, अगर इट्स ए वेरी कंपल्सरी कि हमें बहुत ज्यादा नाइट शिफ्ट्स करनी पड़ रही हैं, या इवन बहुत ज्यादा हेक्टिक लाइफस्टाइल है या हेक्टिक शेड्यूल है, इवन द ट्रैवलिंग पीपल ट्रैवलिंग ए लॉट, उन्हें अपना स्ट्रेस हार्मोन को रिलैक्स करने के लिए दे शुड डू सम सॉर्ट ऑफ ए फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग देयर वर्क आवर्स आल्सो, एटलीस्ट दे शुड वॉक। सो
कायदे से तो कहा जाता है 10,000 फुटस्टेप्स डेली वॉक करना चाहिए हम अब सबको, बेचारे रात में बट काम जो कर रात रहे में हैं, काम कर रहे हैं कब करेंगे for एक्सरसाइज? that, for them to do the exercise is that they should join some recreational activities. जी Like दिन में अगर उनके पास कुछ टाइम हो तो योगा या प्राणायाम इस टाइप की कुछ एक्टिविटीज, या कुछ वो अपना अगर जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ हेल्थ एक्टिविटी एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर. मतलब उनको थोड़ा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट brisk, डालना चाहिए। yes, brisk aerobic exercises has to be done at least for 30 minutes. ओके उनके लिए भी ओके। कितनी लंबी नाइट शिफ्ट झेल पाएंगे उसके बाद? ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, जी। बट इट हमारा जो बॉडी का मैकेनिज्म होता है हार्मोन्स का, या हमारी बॉडी की एक्सेप्टेंस होती है टू द कंडीशंस ऑफ स्ट्रेस, वो भी एक मेंटल एडॉप्शन हमें अपने आप को ऑल्टर करना है. तो रिक्रिएशनल कहने का मतलब मेरा यही है कि मेंटल पीस को जनरेट करना रादर देन क्रिएटिंग स्ट्रेस. तो एक तो आपने ये अच्छी बात बताई कि 20 से 25 साल की उम्र में आप रेगुलरली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, 30 के बाद आप डॉक्टर से कराएं और 40 के बाद मैमोग्राफी करा लेनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी मैं बताना चाहूंगा कि ये तो हम बात कर रहे हैं सब जो परिवर्तनशील मॉडिफाइबल, जिसे हम रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं. अब कई लोग बोलते हैं सर ये हमने सब अडॉप्ट भी किया, उसके बावजूद भी हमें हो गया. तो उसमें हमारे लिए ब्रेस्ट कैंसर में खास करके एक 5 to 10% केसेस में हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री भी एक हिस्सा बनता है. तो स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है ब्लड रिलेशन में, जैसे कि मदर हो गए या उनकी मदर हो गई या उनकी बेटी हो गई या मासी हो गई, दीज आर द फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स. तो इनमें अगर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, नॉट ओनली फॉर द ब्रेस्ट कैंसर बट अगर ओवरी की भी हो, तब भी एक लाइफ टाइम रिस्क रहता है. इनमें अपना जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो हम अर्ली एज में स्टार्ट करते हैं, नॉट एट द एज ऑफ 40. ओके उसमें फिर हम एमआरआई और मेमोग्राफी दोनों फ्रॉम द एज ऑफ 30 स्टार्ट करते हैं, और पेशेंट्स और उनके फैमिली रिलेटिव्स जो इन सब चीजों में हैं उनकी प्रॉपर जेनेटिक काउंसलिंग करना चाहिए, सो दैट देखें कि पॉजिटिव हिस्ट्री कितने लोगों में थी. ब्लड रिलेशन में जो महिलाएं रही हैं उनको किसी भी तरह का कैंसर हो तो फिर खतरा खास ज्यादा? करके ओवरी और ब्रेस्ट में बोला जाता है, दोनों हार्मोन रिलेटेड है. तो उनमें अगर किसी में भी इन 3-4 जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में अगर इन टाइप के कैंसर हो, दे शुड डेफिनेटली कंसल्ट द ऑन्कोलॉजिस्ट और जेनेटिक काउंसलर से बात करना. राइट. अब मान लीजिए मेमोग्राफी के बाद किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता ही है, उसके पास इलाज के विकल्प क्या होते हैं? क्या सिर्फ मेडिसिन से भी काम चल सकता है? ये बड़ा ऐसा कहना कि सिर्फ मेडिसिन से इलाज चल सकता है, ये ऐसा नहीं है. क्योंकि कोई भी चीज, कैंसर का डिटेक्शन 3 चीजों से, जैसे हम ट्रिपल असेसमेंट बोलते हैं. एक होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मींस आपको पहले डॉक्टर को अगर इंसिडेंटली स्क्रीनिंग मेमोग्राफी में कुछ फाइंडिंग आपको पता लग भी गई है, यू शुड कंसल्ट द ऑन्कोलॉजिस्ट. तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ कोरिलेट किया जाता है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन. क्या किया गया? मेमोग्राफी. अगर जरूरत पड़ती है 40 के बाद तो हम अल्ट्रासाउंड भी उसके साथ करते हैं ब्रेस्ट का. उससे नीचे होती हैं 40 के नीचे तो मेमोग्राफी यूजुअली एडवाइजेबल नहीं है, रूटीनली नहीं एडवाइजेबल होता. उस वक्त अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट में ही एग्जामिन किया जाता है. ऐसा क्यों? उसका रीजन है कि आपको रेडिएशन एक्सपोजर जो रहता है एंड जो ब्रेस्ट डेंसिटी होती है वो लेस देन 40 एज में काफी ज्यादा, और जब ब्रेस्ट डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो तो मेमोग्राफी इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं रहता. ओके. थर्ड रहता है इन तीनों के बाद जो मैं ट्रिपल असेसमेंट बोला, क्लिनिकल हो गया बाय डॉक्टर, रेडियोलॉजिकल मैंने आपको बता दिया, और तीसरा होता है इसके बाद इसका पैथोलॉजिकल असेसमेंट, मींस बायोप्सी लेना. सो ये एक तीनों चीजों को देखते हुए कि बायोप्सी हमें कहाँ से और कैसे लेना है. अगर तो लीजन पेल्पेबल है, गांठ पेल्पेबल होती है, तो हम इमेज गाइडेड या डायरेक्ट बायोप्सी ले सकते हैं. उसके बाद जब बायोप्सी का रिपोर्ट आता है फाइनली, देन वी कम टू नो कि कैंसर ब्रेस्ट है या नहीं है और किस टाइप का है. इन सब चीजों होने के बाद हमें स्टेजिंग करना होता है. मींस अब कैंसर है तो हमारी कौन सी स्टेज में डिजीज है. सिर्फ मेमोग्राफी से तो हमें लोकलाइज पता लगा है कि बीमारी यहाँ पर है. तो क्लिनिकली हमें ये देखना होता है कि आर्म पिट्स में कोई ग्लैंड्स तो नहीं है, वो भी हमें मेमोग्राफी और अल्ट्रासाउंड में पता लग जाता है. एंड सेकंड इज अर्ली स्टेज में, मतलब कहने का मतलब अगर 5 सेंटीमीटर से कम है गांठ और नोड्स नहीं है आर्म पिट्स में, जिसे हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, ऐसे में हम रूटीन इन्वेस्टिगेशन में चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं या होल बॉडी पेट सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं. और इससे एडवांस स्टेज में है या जिसमें स्किन फिक्स्ड है ट्यूब गांठ के साथ, या नीचे वो मोबाइल नहीं है, मूव नहीं कर रही है, या मल्टीपल ग्लैंड्स हैं आर्म पिट्स में, ऐसे में तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग थोड़ी सी एडवांस स्टेज को डील कर रहे हैं. उसमें पेट सीटी स्कैन करना होता है. पेट सीटी स्कैन सिर्फ हमें यही इंफॉर्मेशन नहीं देती, ये भी बताता है कि बॉडी में और कहीं स्प्रेड हुआ है कि नहीं हुआ. दैट इज द नीड फॉर द पेट सीटी स्कैन.
तो जैसे आपने कहा कि बायोप्सी की तो उसमें पता चल गया कि कैंसर है या नहीं है और किस टाइप का है। फिर आपने कहा स्टेज पता करनी है, तो स्टेज कौन सा टेस्ट बता रहा है? यही पेट सीटी स्कैन, और अगर नहीं अवेलेबल है तो इवन CCT, कंट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट, एब्डोमेन और पेल्विस किया जा सकता है अलोंग विद द बोन स्कैन। स्टेजिंग हो जाती है। स्टेजिंग हो जाता है। अब बायोप्सी में जो आप बात कर रहे हैं ये हमें सिर्फ ये बताता है कि कैंसर है, बाकी फिर हम फर्दर इसके ऊपर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एक स्पेशलाइज्ड स्टेन्स लगाते हैं, जो मैंने आपसे पहले बात की है कि टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कौन सा है। तो रूटीनली हम 4 टाइप के ब्रेस्ट कैंसर्स को डील करते हैं। एक है जो हार्मोन पॉजिटिव है, ER-PR पॉजिटिव बोलते हैं, और HER2 नेगेटिव होता है। दूसरा होता है कि हार्मोन नेगेटिव है पर HER2 पॉजिटिव है। HER2 एक टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सेल के ऊपर होता है, एक रिसेप्टर होता है जो HER2 एक प्रोटीन जनरेट करता है जो ब्रेस्ट कैंसर सेल्स को बढ़ाता है। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मार्कर है। तो ये 3 मार्कर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और थर्ड होता है कि हमारे ये तीनों ही नेगेटिव है, और फोर्थ होता है ये तीनों ही पॉजिटिव है। अच्छा। सो टाइप सिर्फ डायग्नोसिस बायोप्सी से कर देना और उसके बाद हमें एक जनरल डिक्टम बना लेना कि अब ये सिर्फ दवाइयों से ठीक होगा, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। उसके बाद टाइप सब टाइप कौन सा है उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। ओके, तो फिर ट्रीटमेंट के क्या क्या विकल्प है? ट्रीटमेंट के विकल्प जो मेनली ब्रेस्ट कैंसर में रहते हैं वो सर्जरी है, जिसमें अब डिपेंड करता है कि दोनों ऑप्शंस हैं, ब्रेस्ट रिमूवल जिसे हम मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी बोलते हैं, और ब्रेस्ट कंजर्वेशन। तो आज की डेट में 80% लेडीज जो यंग लेडीज हैं खास करके, और इवन दो चाइल्ड बेयरिंग जिनका भी नहीं हुआ या यंग लेडीज जो हम रिप्रेजेंट, तो उनमें हम कोशिश करते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन और पेशेंट प्रेफरेंसेस को भी देखते हुए। जो बहुत ओल्ड एज हैं और थोड़ा सा जिन्हें ब्रेस्ट कंजर्वेशन में थोड़ा सा ये है कि नहीं, या डिजीज मल्टीसेंट्रिक मींस जगह जगह गांठें हैं, ऐसे में हम मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टेक्टमी मींस ब्रेस्ट रिमूवल का ऑप्शन पेशेंट को देते हैं जी। और तीसरी चीज होती है कि जब हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन करते हैं तो उसके बाद रेडिएशन देना टू द रेस्ट ऑफ द ब्रेस्ट इज ए मैंडेटरी। तो पेशेंट को ये चीज भी देखना होता है कि जनरल हेल्थ कैसी है। अगर ओल्ड एज में किसी को ऑलरेडी कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं तो रेडिएशन अगर हम ब्रेस्ट में देंगे ब्रेस्ट कंजर्वेशन के बाद, तो ऑब्वियसली बात है हार्ट पे भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऐसे पेशेंट्स में फिर हम अवॉइड करने के लिए रेडिएशन को कि प्रेफरेबली अवॉइड किया जा सके तो उसमें ब्रेस्ट रिमूवल किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन आया था रेडिएशन, जो मैंने आपको बताई है बात। तो ब्रेस्ट कंजर्वेशन में ऑलमोस्ट 100% पेशेंट्स को रेडिएशन देना ही पड़ता है, इररिस्पेक्टिव वो अर्ली स्टेज में आया है या लेट स्टेज में, एडवांस स्टेज में आया है। थर्ड आ जाता है कीमोथेरेपी जी। मोर और लेस अगर हम जनरली बात करें 1 सेंटीमीटर से ऊपर की जो गांठ होती है या जो थोड़े से एग्रेसिव ट्यूमर्स होते हैं उनमें चाहे गांठ छोटी भी हो उसमें लगभग कीमोथेरेपी देना ही पड़ता है। मैटर ये करता है कीमोथेरेपी के साथ हमें टारगेटेड एजेंट्स भी देना है कि नहीं देना, वो HER2 डिसाइड करता है। ओके, सो अगर HER2 भी है तो साथ में कीमोथेरेपी के एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है ट्रांसोजुमैब या पर्टुजुमैब, वो ऐड ऑन करना पड़ता है अलॉन्ग विद द कीमोथेरेपी, जो लगभग फिर 1 ईयर तक चलता है। मोटे तौर पर वो टाइप ऑफ कैंसर पर डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ कैंसर पे करेगा। और फोर्थ आ जाता है जो है एंडोक्राइन थेरेपी मींस हार्मोन थेरेपी। अब आप बोलेंगे हार्मोन ही कर रहा है, सो जो लोग हार्मोन पॉजिटिव कैंसर टाइप के रहे हैं उनमें कुछ टैबलेट्स हैं जो एंटी ईस्ट्रोजन टाइप के वर्क करती हैं, जो ईस्ट्रोजन को आगे के लिए, तो वो लगभग 5 से 10 साल तक दिया जाता है। अच्छा। एक सिंगल टैबलेट होती है आफ्टर कंप्लीटिंग सर्जिकल पार्ट, रेडिएशन पार्ट एंड कीमोथेरेपी पार्ट। ये टैबलेट को इनिशिएट कर दिया जाता है। लेडीज आफ्टर एवरी 6 मंथ्स फॉलोअप में आती हैं विद ए कैवेट दैट जो हार्मोन नेगेटिव रही हैं उनका ट्रीटमेंट 3 मंथ्स या 3.5 मंथ्स में कीमो, रेडिएशन और सर्जिकल पार्ट कंप्लीट होने के बाद कोई फर्दर ट्रीटमेंट टैबलेट फॉर्म में नहीं स्टार्ट किया जाता। बट जो हार्मोन पॉजिटिव हैं उनका प्रोग्नोसिस मींस उनका एक ओवरऑल डिजीज कंट्रोल इस टैबलेट से काफी अच्छे हद तक आगे भी रहता है जी। सो टाइप ऑफ कैंसर मेक्स ए डिफरेंस के पेशेंट का प्रोग्नोसिस आगे कैसा रहेगा। ओके, वो 5 to 10 इयर्स पे टैबलेट दिया जाता है जी। जैसे आपने कहा कि 80% केसेस में हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन के लिए ऑप्ट करते हैं, उसमें कई बार महिलाओं को ये डर रहता है कि कैंसर फिर से तो नहीं लौट आएगा। सो इस चीज के लिए मैं आपको बता रहा था कि जितनी भी रिसर्चेस ऑल ओवर द वर्ल्ड हुई हैं उसमें ऑलमोस्ट इक्वल दोनों के रिजल्ट्स हैं कि ब्रेस्ट रिमूव किया जाए। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन भी जब हम करते हैं तो रेस्ट ऑफ द ब्रेस्ट को हम रेडिएशन जरूर देते हैं। सो रेडिएशन एक पार्ट ऑफ द कंपोनेंट है ब्रेस्ट कंजर्वेशन का। तो जब ब्रेस्ट कंजर्वेशन कर रहे हैं रेडिएशन का पहले ही पेशेंट को बताया जाता है कि सिंस वो रेडिएशन दिया जाएगा तो उसमें फॉलोअप रहेगा, बट रिजल्ट्स आर इक्वल। रिजल्ट्स इक्वल है।
पेशेंट प्रेफर भी करती हैं कि Yeah. कंजर्व किया उसका जाए। रीजन ये है कि आज की डेट में सर्जिकल टेक्निक्स में इतनी एडवांसमेंट आ गई है, तो ब्रेस्ट के किसी भी एरिया में अगर गांठ जाती है तो आज की डेट में ऑन्कोप्लास्टी, ब्रेस्ट ऑन्कोप्लास्टी से प्रॉपर ब्रेस्ट कंटूर और कॉस्मेसिस भी प्रोवाइड किया जा सकता है, जो एक सर्जिकली किया जाता है। जी। जैसे हर कैंसर के बारे में कहा जाता है कि डिफिकल्ट टू ट्रीट है, इजी टू ट्रीट है, ब्रेस्ट कैंसर को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? आसान है, मुश्किल है? आज की डेट में अगर हम देखें, आसान तो कुछ भी नहीं है, बट यस, पेशेंट मोटिवेशन इज नंबर 1। नंबर 2, आज की डेट में मल्टी डिसिप्लिन टीम होने के कारण, मींस इट्स नॉट सिर्फ कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ही एक ट्रीटमेंट दे रहा है, मेडिकल, रेडिएशन और भी बहुत सारे साइको सोशल सपोर्ट्स चाहिए होते हैं पेशेंट को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, पैलिएशन मींस द पेशेंट्स हु सफर फ्रॉम द कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट्स और रेडिएशन, लाइक बाल झड़ना। बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले, चाहे सर्जरी हुई भी नहीं है, आके ये बोलते हैं सर मेरे बाल झड़ेंगे ना, मैंने देखा हुआ है लेडीज को। सो वो जो एक मेंटल ट्रॉमा या जो कह लीजिए साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एक लेडी और फैमिली मेंबर्स को जाता है ना, उस चीज का टेक केयर करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो फॉर दैट, पेलिएशन एंड साइकोलॉजिस्ट आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू बी इन्वॉल्व। उनको भी इन्वॉल्वमेंट करवाना इस सिस्टम में जरूरी है। सो ऑल इन ऑल आप बोले, इसका आंसर सिंपल नहीं है, बट यस, मल्टी डिसिप्लिनरी केयर अगर हो तो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है और स्मूथ है। बट यस, अगर पेशेंट भी एप्रीहेंसिव है, फैमिली भी एप्रीहेंशन है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, मनी की प्रॉब्लम है और सपोर्ट्स नहीं है किसी भी फॉर्म में, डॉक्टर से भी सपोर्ट्स में बात कर रहा हूँ, तो चीजें बहुत मुश्किल है। अदरवाइज मुश्किल नहीं यस, वैसे अगर मुश्किल। motivated अदरवाइज है तो आज की 2026 में हम आज की डेट में बहुत टारगेटेड ट्रीटमेंट देते हैं, जो मैंने सब टाइप्स ऑफ आपको कैंसर बताएं। तो ऐसे में ट्रीटमेंट आज की डेट में इवन स्टेज 4 में भी आज की डेट में अगर मैं बात करूं, लिविंग सिर्फ जो ट्रिपल नेगेटिव है, मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बल्कि उसमें भी इम्यूनोथेरेपी का रोल बहुत अच्छा आ गया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टेज 4 में अगर हार्मोन पॉजिटिव डिजीज भी है, तो हम आज से जो 15 साल पहले सोचते भी नहीं थे, आज की डेट में उतने अच्छे डिजीज फ्री सर्वाइवल हम लेडीज को प्रोवाइड कर पा रहे हैं। क्योंकि क्योर तो नहीं हो सकता, बट यस, हम उसमें प्रोलॉन्गिविटी ऑफ जो लाइफ है, जो सर्वाइवल है, वो काफी हद तक बेहतर हो गया। बहुत सारे कैंसर के केसेस में हमने देखा कि डाइट पर बहुत फोकस रहता है कि आप बहुत ध्यान से खाएं और रिस्ट्रिक्टेड रहें। यही बात ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स पर भी लागू होती है? डेफिनेटली। क्या कोई भी चीज जो फैट या ओबेसिटी के संबंधित कैंसर्स रहेंगे, उसमें डाइट का रोल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, फिजिकल एक्टिविटी का रोल सबसे महत्वपूर्ण रहता है। तो उसमें यही होता है कि मैं जो बेसिक बात बताता हूँ कि जो मैंने फैट्स के बारे में बताया आपको, कि एनिमल फैट हो गया, जैसे मैंने बताया लैम्प हो गया, बीफ हो गया, इन सब का कंजम्पशन कम करना चाहिए, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट तो आई थिंक इट हैज बिकम ए नाउ वेरी कॉमन अर्बन एरियाज में, तो खास करके, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी फॉर्म में लिया जाए, चाहे वो रोल्स में ले लिया जाए या सिंपल फूड में ले लिया जाए, एक बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। सेकंड हो जाता है डिक्रीज इनटेक ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट फूड्स। एंटीऑक्सीडेंट फूड में अगर सरल भाषा में बताऊं तो वो होते हैं कोई भी कलरफुल फ्रूट, जैसे शिमला मिर्च हो गई, करेला हो गया, जो कलरफुल होंगे, ठीक है, भिंडी हो गई, अगर मैं भाषा में सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, ठीक है, कोई भी रंगीन कलर के जो फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं, उसका कंजम्पशन ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट, एक बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह वर्क करता है और जनरल इम्यूनिटी को भी इंप्रूव करता है। सेकंड होता है फिजिकल एक्टिविटी, जो मैंने बात की है, क्योंकि व्हाटएवर जो आपने खाया है, अगर वो एक उस सिस्टम को, पूरी बॉडी के सिस्टम को, मैकेनिज्म, हार्मोन्स को इम्बैलेंसेस कर रहा है, स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी वैसे फूड के लिए वैसे हार्मोन्स और एंजाइम्स रिलीज होते हैं बॉडी में, इस चीज का जरूरी है। थर्ड होता है कि लेग्यूम्स, हाई प्रोटीन डाइट लेना, हाई प्रोटीन डाइट इन द नॉट इन द नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन। तो उसमें क्या हो गया कि हमारे जो होल पल्सेस होते हैं, लेग्यूम्स हो गए, होल ग्रेन मीट, होल ग्रेन आटा हो गया, ठीक है ना, ये सब चीजें वन कैन कंज्यूम, ठीक है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसमें हो, जैसे राइस हो गया, पोहा ले सकते हैं, पोहा में जो है इट्स ए स्लोली डाइजेस्टेबल फूड। सो ऐसी सब चीजों का कंजम्पशन आई थिंक जो बॉडी कंज्यूम कर सके, और कन्वर्जन जो फैट में होता है, क्योंकि अगर हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट दें तो हमारा जो फैट, जो भी हम खाना खा रहे हैं, वो सारा खाना हमारा ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं यूज हो रहा, 40% फैट बन रहा है। सो हमें कोई भी फूड ऐसा नहीं लेना जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई जी, क्योंकि वो उतना ही फैट अकोमुलेशन बॉडी में करे, जिसमें चावल और आटा आ जाता है पहले नंबर आ जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि रखा हुआ खाना ऐसे पेशेंट्स को नहीं खाना चाहिए, फ्रिज में रखा हुआ नहीं खाना चाहिए,
दही भी जमानी है तो कैंसर पेशेंट के लिए अलग जमाइए, ये बातें किस हद तक सही है? ड्यूरिंग कीमोथेरेपी जब हम देते हैं तो उसमें क्या होता है कि कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं या प्लेटलेट्स होते हैं या हीमोग्लोबिन, मोस्टली डब्ल्यूबीसी जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो थोड़े फॉल होते हैं। हम्म, ऐसे में थोड़ा सा एडवाइजेबल है कि रॉ फूड, जो कच्चा फ्रूट है, कच्चा फूड है, दही हो गया, ये बाहर की खुली चीजें नहीं खानी चाहिए। यू शुड टेक ए प्रॉपर कुक फूड। हम्म, बट प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट में अगर हम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट जो मैंने आपको डाइटरी हैबिट बताई हैं या आपको जो फिजिकल एक्टिविटी या नॉन वेजिटेरियन फूड से थोड़ा अवॉइड करने के लिए बोला है, वही सब चीजें हैं। ड्यूरिंग स्पेसिफिक कुछ कीमोथेरेपी के टाइम ये सब चीजें थोड़ी सी एडवाइजेबल होती हैं, बट नॉट लॉन्ग टर्म। क्या ऐसे पेशेंट्स जो होती हैं वो इलाज के बाद भी इन्फेक्शंस को लेके ज्यादा प्रोन रहते हैं? इन्फेक्शंस के कारण अलग हो जाते हैं, क्योंकि जब कीमोथेरेपी दिया जाए तो कभी कभार हम कीमोपोर्ट डालते हैं, एक छल्ला डालते हैं, या पिक लाइन होती है पेरिफेरल इंसर्टेड, उसकी इन्फेक्शंस होने का डर रहता है। दूसरा, जिस साइड सर्जरी की जाती है उसमें क्योंकि हमने लिम्फ नोड्स एक्जिला से रिमूव कर दिए या रेडिएशन लगाता उस साइड चेस्ट पे, तो हाथ पे चोट लगना इवन माइनर, तो बाजुएं सूज, मतलब कि इसमें लिम्फेडिमा होता है, बाजू सूज जाती हैं। तो ऐसे में कभी कभार ट्रॉमा हो जाना, माइनर ट्रॉमा हो जाना, तो इस आर्म में, जिस आर्म में ऑलरेडी सर्जरी हुई होती है जिस साइड की, उधर लिम्फेडिमा होने के चांसेस लॉन्ग टर्म में भी, इवन 8 से 10 साल के बाद भी, कीमो रेडिएशन या सर्जरी होने के बाद भी पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, और वो हैवीनेस के कारण हमें बोलते हैं सर अब क्या करना है इसका। तो उसके भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, आर्म स्लीव्स एडवाइस की जाती है। टाइप होता है कि कौन से ग्रेड ऑफ लिम्फेडिमा को हम डील कर रहे हैं। इनिशियल फेजेस में तो यू कैन डू इट विद द कंप्रेशन डिवाइसेस। बिल्कुल ही एडवांस स्टेज हो, ऐसे में मोस्टली लेडीज इग्नोर करती भी नहीं है, मोस्टली पहले ही आकर हमें इतला कर देती है। तो ये सब चीजों से थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर डिटेरियोरेट होता है, बट जनरल वेलबींग अगर आप बोलें कि वो अपना फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती हैं या ऐसा कुछ नहीं है, दे कैन डू देयर रेगुलर वर्क। इम्यूनिटी लो होती है ऑन द साइड जहां उनकी सर्जरी हुई है, बाकी रेस्ट दे लीड ए लाइफ एज एनी नॉर्मल पर्सन। अक्सर हमने देखा कि ऐसे पेशेंट कंफ्यूज रहते हैं, पिकलाइन या फिर कीमोपोर्ट, क्या चूज करना चाहिए? सो प्रेफरेबली अगर लॉन्ग टर्म कीमोथेरेपी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एंटी हर्टून्यू थेरेपी देना है कीमो के साथ, मींस टारगेटेड एजेंट्स हैं, तो वो लगभग 1 ईयर तक रहता है। तो प्रेफरेबली हम उसमें कीमोपोर्ट डालते हैं, क्योंकि कीमोपोर्ट का जो ड्यूरेशन है वो सेंट्रल लाइन में की फॉर्म में ही होता है, जो चैम्बर, वो लगभग 3 इयर्स तक उसका शेल्फ लाइफ रहता है। ओके। बट ओनली थिंग इज कि यू नीड टू गेट, जो ये कीमोपोर्ट है ये क्योंकि कनेक्टेड होता है कैथेटर सेंट्रल बिल्कुल सिस्टम के साथ, हमारे एक सुपीरियर वेना कैवा जो हमारी मेन हार्ट को जो ब्लड वेसल्स की तरफ जा रही होती है, उसको, उसमें ब्लड क्लॉटिंग ना हो, तो मंथली इसमें हेप्लॉग जो हेपरिन होता है, जो ब्लड थिनर होता है, उसका इंजेक्शन आफ्टर कंप्लीटिंग द कीमोथेरेपी जरूर करवाना पड़ता है, सो दैट वो, और सब्सिक्वेंटली किसी लेडी को ये कहा जाए कि सर मेरा रिमूव कर दीजिए, हम कोशिश करते हैं कि ट्रीटमेंट कंप्लीट के बाद एक या 2 नॉर्मल पेट स्कैन उनके, या नॉर्मल उनका जो स्टेजिंग वर्क है वो नॉर्मल आ जाए, फिर हम कोशिश करते हैं उसको रिमूव कर दें, क्योंकि रिलैप्स का डर जो है वो निकल जाता है। और दूसरा है पिक लाइन। पिक लाइन का इशू ये है कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, ठीक है। तो पिक लाइन जैसे कैन्युला लगाते हैं, कैन्युला होता है, बट एक स्पेशलाइज्ड वेन में वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड या इमेज गाइडेड ही वो डाला जाता है, और वो थोड़ा मोटा होता है। उससे ड्रग्स भी जा सकती हैं, और उससे आगे के लिए अगर किसी को न्यूट्रिशन पार्ट के लिए भी कुछ देना है, जैसे पेरेंटल न्यूट्रिशन होती है, वो उसके लिए यूज होता है, और वो 3 to 4 मंथ्स के लिए ड्यूरेबल रहता है। ओके। ये चीज रिलैप्स का डर कितना रहता है ब्रेस्ट कैंसर में? अगेन ये क्वेश्चन बड़ा वाइड रेंज है, डिपेंडिंग अपॉन द हार्मोन स्टेटस। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो लोग हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव हैं, उनको तो एक टेबलेट 5 to 10 इयर्स के लिए भी चलाई जाती है, तो वो उसका भी एक स्पेसिफिक रोल रहता है रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए। जो लोग हर्टन्यू पॉजिटिव हैं और हार्मोन रिसेप्टर भी पॉजिटिव हैं, उसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है। और जो लोग हार्मोन नेगेटिव हैं और हर्टन्यू भी नेगेटिव, जैसे हम ट्रिपल नेगेटिव बोलते हैं, इनमें सबसे ज्यादा रिस्क है, ये सबसे ज्यादा रिस्क होता है, और फॉलोड बैक जिसका हर्टन्यू पॉजिटिव है। तो ऐसे में ब्रेन का, लिवर का, ये इसमें बीमारी दोबारा आने का रिस्क आफ्टर 2 इयर्स अप टू 5 इयर्स तक तो रिस्क रहता ही रहता है हर लेडी का, बट बियॉन्ड दैट भी उसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा रहता है। 5 साल निकल गए अगर मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के बाद, तब थोड़ी तसल्ली रहती है कि अब चांस कम है। टाइप ऑफ कैंसर पे डिपेंड करेगा अगेन, अगर ट्रिपल नेगेटिव कैंसर को हम डील कर रहे हैं या हर्टन्यू पॉजिटिव को डील कर रहे हैं, तो यस, रेगुलर चेकअप जो हम 5 साल इसलिए बोलते हैं कि 5 ईयर तक तो जो हमारा प्रोटोकॉल है रेगुलर चेकअप का, 3 to 6 मंथली जो हमने करना है, इन्वेस्टिगेशन, मेमोग्राफी करना है एनुअली, वो करते रहना है।
5 इयर्स के बाद भी रेगुलर चेकअप रहता है, बट यस रिलैप्स आने का डर हमेशा रहता है, स्पेशली जो लोग, मैंने आपको बात की, जो हार्मोन रिसेप्टर नेगेटिव हैं या HER2 पॉजिटिव रहते हैं, उनमें ज्यादा रहता है। दवाएं लाइफ लॉन्ग चलती हैं? लाइफ लॉन्ग नहीं, जो मैंने बताया, अगर कीमो, रेडिएशन और सर्जिकल पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद दवाई सिर्फ उन्हीं को चलती है 5 to 10 इयर्स जो लोग हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है। इट्स लाइक ए टैबलेट, सिंपल टैबलेट है, टेमोक्सिफेन आती है या एनेस्ट्राजोल आती है टैबलेट, टेट्राजोल आती है, विच इज अ स्मॉल टैबलेट। हाँ, उसके साथ कुछ साइड इफेक्ट्स एसोसिएटेड हैं, उनको जरूर ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये भी हार्मोन, एंटी ईस्ट्रोजन थेरेपी है, तो इसमें कभी कभार हॉट फ्लशेस आना, जो भी मेनोपॉज के बाद सिम्टम्स आते हैं, हॉट फ्लशेस आना, बोन वीक होना, ये सब चीज के रिलेटेड उसका ट्रीटमेंट भी सब्सिक्वेंटली देना पड़ता है, कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स। ओके, बट अदरवाइज अगर ट्रीटमेंट ठीक रहे तो नॉर्मल लाइफ, या दे लीड ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। और जो लोगों को हेयर फॉल का भी शिकायत रहती है, या जिन लोगों के बार बार मल्टीपल प्रिक्स लगते हैं, उनका भी जो वेन्स में स्वेलिंग होती है वो धीरे धीरे सेटल हो जाती है। हेयर फॉल भी टेम्परेरी होता है एंड रिवर्सल हो जाता है, एंड उसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है, और अच्छे हेयर ग्रोथ आ जाती है। ओके, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनके नाम से, कैंसर का नाम सुन के वैसे तो डर लगता है, लेकिन कुछ कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर साहनी भी बता रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर अगर बहुत खराब टाइप का नहीं है तो इलाज भी मुमकिन है, और उसके बाद की जिंदगी काफी हद तक नॉर्मल सी हो जाती है। बस आपको मोटिवेशन बना के रखनी है कि हाँ मैं ठीक हो सकती हूँ। उसके लिए ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम अपना टेस्ट कराएं और ये चेक करते रहें कि आपको कोई बीमारी है तो नहीं, ताकि शुरुआती स्टेज में उसे पकड़ के उसका इलाज आसान हो सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।